Hello everyone, welcome to Tutup. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our JIB 10 Minutes Day series और हम पढ़ रहे हैं AFM जहाँ पर हम बात करेंगे आज मॉड्यूल एक एक टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उनकी नीड्स क्यों हैं. सो वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप उसको देखना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट पर या फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है. उस लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा हमारा 5 जो लास्ट एग्जाम्स हुए हैं, मतलब आप मान लीजिए मई 2023 से एग्जाम शुरू हुए थे, ये वाले नए वाला सिलेबस. तो मई 2023 से लेकर अब तक के जितने आपके पेपर्स हुए हैं इन सब पेपर्स का आपको जो सॉल्व पेपर्स हैं, मतलब उनके रिकलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स आपको उसमें मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. प्लस हम आपको दे रहे हैं ओवर 1200 MCQs एब्सोल्युटली फ्री. तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वो लिंक देख सकते हैं विच विल हेल्प यू फर्दर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द JIB एग्जाम एग्जैक्टली वर्क्स. अच्छा, आज अब सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना बेसिकली देखिए, पता है क्या हुआ, अकाउंट्स जो है वो पूरे कंट्री के अंदर एक अलग अलग वे से चल रहा था. वर्ल्ड में खैर अलग वे से चल रहा था. हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग चला रहा था. जैसे हम बात करते हैं लूका पेक्योली ने जब बनाया था तो उनकी अकाउंटिंग के सिस्टम को धीरे धीरे अडेप्ट किया गया, बट यूरोपियन ने किया, अमेरिकन ने करा, इंडिया भी अपने हिसाब से चल रहा होता है. तो अब ये सारी जो सिस्टम्स निकल कर आए थे, अब कोई एक इंटरनेशनली एक पर्टिकुलर तरीका तो होना चाहिए था ना. तो बाद में एक इंटरनेशनली एक अकाउंटिंग का तरीका आया था. बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट नाउ. इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया ने ये चीज़ नहीं करी. इंडिया ना चाहता नहीं था कि बाहर वालों के हिसाब से अपना करे, इंडिया अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहता था. इनफैक्ट द गुड पार्ट इज अभी भी इंडिया यही कर रहा है. बाहर के वर्ल्ड में चल रहा है IFRS, जबकि इंडिया में IFRS हम यूज़ नहीं कर रहे. हमने इन सबको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके इसे बना दिया इंड AS. ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आज यूज होते हैं. सो आप ये समझ सकते हैं कि जब अलग अलग कंट्रीज में लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, वो ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो कंपेरेबल है, ना आप एक दूसरे की वो स्टडीज को आप इवेलुएट कर सकते हो, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया. सो अकाउंटिंग जबकि एक लैंग्वेज है बिजनेस की, और ये लैंग्वेज के अपने रूल भी तो बने थे फिर. अब वो रूल्स जो हैं वो पूरे जगह पर यूनिफॉर्म भी तो, अगर वो सबके अलग अलग रहेंगे तो काम कैसे चलेगा. The grammar and the rules of accountancy are accounting standards. अब जो वर्ल्ड में यूज होते हैं ओवर 167 कंट्रीज में आपको ये यूटिलिटी दिखती है कि इसको यूज किया जाता है, वो है IFRS. हम लोगों ने इसका एक वर्जन अपने हिसाब से बनाया जिसको हम बोलते हैं इंड AS. लेकिन 1977 में इंडिया में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट वो रिसेंटली अभी कुछ साल पहले ही उसको बंद करके हम इंड AS तक आए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, बस ये कि इंड AS जो है ये आपकी सारी कंपनीज पर लग चुके हैं. ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कंपनीज भी, स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग इन अ डिटेल, बट आई डोंट वांट कि आपको ना उसकी ये ना बताओ कि वो कहाँ पर एप्लीकेबल और कहाँ पर नहीं. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है जो पुराने वाले हैं वो आपको मिलते हैं अराउंड 32 के आसपास, लेकिन उनके बाद उनमें से कुछ डिलीट किए, कुछ हुआ तो वो 29 के आसपास रह गए. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये कॉमन सेट ऑफ रूल्स है जो बनकर आए, कोई प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको सब कंपनीज को यूज करना होता है जो उस कंट्री के अंदर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं. बताना भी तो पड़ता है ना हमारे कंट्री में हम क्या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है अपना. बट इसका जरूरत क्यों पड़ी, वाई वॉज देर अ नीड, एवरीवन, बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन रहा इसके पीछे. देखिए होता क्या है, अब आपको कोई चीज किसी एक वजह से समझ में आती है, मुझे किसी और वजह से समझ में आती है, तो उन्होंने ना एक सिंप्लीफाइड सबको समझाने का तरीका निकाल लिया विच गेव क्लैरिटी टू द पीपल हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स. देन things can be comparable only if they are same. If I prepare my books of accounts in a different manner, you prepare in a different manner, आप और मैं comparable नहीं रह जाएंगे. हम comparable तब रहेंगे जब हमारी books of accounts में क्या रहेंगी, सिमिलैरिटी. बिना सिमिलैरिटी के हम काम नहीं कर सकते.
देन कम्स यूजफुलनेस, चीज़ यूजफुल भी तो रहनी चाहिए ना। वो यूजफुल तभी रह पाएगी जब हमारे पास में क्या रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर चीज़ यूजफुल कब रहती है, यूजफुलनेस उसकी तब रहती है जब यूनिफॉर्मिटी रहती है। नॉट ओनली विद अस, अगर हम अपने बात करते हैं अपनी, पिछले कुछ सालों में तो रह ही रहे, लेकिन अब दूसरी जो इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरी कंपनीज बैठी हैं, सब लोग वही यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों के बीच में कंपेरेबिलिटी, हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग की किस तरीके से शो किया जाता है सबकी ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट बिकम्स वे मोर क्लियर। एंड ऑल्सो दिस इज अ गाइडेंस, बिकॉज आपको कई बार पता नहीं होता कि किसी चीज़ की ट्रीटमेंट हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ करें और कैसे करें। वो रूल्स में लिखा हुआ होता है, तो आपको मेरे को क्लियर है कि अच्छा रूल बुक में ये लिखा हुआ है, यही होना चाहिए और हम ये करके देंगे। दिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट क्लैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। देन कम्स यूनिफॉर्मिटी। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और क्यों करती है यूनिफॉर्मिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, सब लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें, हम लोग ना अकाउंटिंग पॉलिसीज भी फॉलो करते हैं, जैसे अब हमने जो भी मेथड्स फॉलो किए हैं, हम वो सारे के सारे मेथड्स डिस्क्लोज करते हैं, बिकॉज AS1 ये कहता है। ठीक है, ये फुल डिस्क्लोजर करने की बात करता है। इसके कारण आप सोचिए हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनती है, इसके कारण आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसको डिटेल में नोट करके आप बताते हो कि भाई ये फॉलो हो रहा है और ये नहीं फॉलो हो रहा। जो चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हो आप उसको भी हाईलाइट करके बताते हो कि ये मेथड, ये मेथडोलॉजी ड्यू टू सो एंड सो रीजन, या इस पर्टिकुलर रीजन के चलते हम चेंज कर रहे हैं। तो वो आपको सब बताना पड़ता है, एवरीबडी इज टेलिंग, तो दैट ब्रिंग्स आउट यूनिफॉर्मिटी इन द एंटायर इंडस्ट्री, कि आप जब मर्जी उठाकर उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखिए। Then comes reliability. See, when you are following the rules, you are reliable. अब हम जैसे एक ड्राइवर की बात करते हैं जो कार ड्राइव करते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके ना, जिसने कभी भी रेड लाइट टाप जानी है, साइड से निकल जाना है, रॉन्ग ओवरटेकिंग कर लेनी है, रॉन्ग पार्किंग कर देनी है, वो रिलायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं कैसे ड्राइव करते, भैया इसके आसपास तो नहीं चलना। और वही एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कहता है मैं तो रेड लाइट पे भी रुकूंगा, मैं स्पीड लिमिट भी फॉलो करूंगा, और मैं साइड लेन से निकलूंगा, मैं ओवरटेक करते हुए ध्यान रखूंगा। इसकी ड्राइविंग ज्यादा रिलायबल है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी वो नहीं हुआ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। उसकी वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को लोग पैसा देते हुए नहीं डरेंगे, क्योंकि वो रूल्स फॉलो करता है, तो उनको पता है कि उनका पैसा नहीं मर रहा। ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट रिलायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव द कॉर्पोरेट एग्जाम्पल दे, टाटा की अगर हम बात करते हैं, नॉट राइट नाउ आई वुड से, बिकॉज येस द टाटा करंटली इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट अगर आप TCS के टाइम पे जब हम बात करते हैं, मिस्टर रतन टाटा के टाइम पर, द टाटा ग्रुप एंटायरली इट फॉलोड अ वेरी गुड थिंग। सबसे पहली चीज, टाटा के अंदर ना मिस्टर रतन टाटा कहीं ना कहीं चीज पे बड़े क्लियर थे कि ही डिडंट वांट कि ऑर्गेनाइजेशन जब लॉसेस को हिट करती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को निकाले। परफॉर्मेंसेस वाले इज एन एक्सेप्शनल एरिया, बट नॉर्मली आप अपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों को ले ऑफ नहीं करते। He said people give their lives to this organization to build up, and उनको निकालना वहां पर ठीक नहीं है। तो TCS की एक रिलायबिलिटी बनी हुई थी, बिकॉज देर वर पीपल हु वर गेटिंग पेंशन देयर। वहां पर PF का प्रोविजन है, आप एक तरह से गवर्नमेंट जॉब में एंटर कर जा रहे थे जब आप इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी अगर हम टाटा ग्रुप की, जो मिस्टर रतन टाटा के अंडर जो आ रही थी, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती थी। यहाँ पर रिलायबिलिटी बनती है ना उस एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ देखो तो वो भी तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि उनके जाने के बाद में चीज़ कैसे चलती है उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा। So it's about the reliability. And then comes reducing the fraud. When you follow the rules, obviously any kind of deviation from it, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, वो डेविएशन ना कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि ना इससे क्या होता है कि अब सबको पता है रूल्स फॉलो करने नहीं हो रहे, तो सबको डर लगता है कि नहीं नहीं रूल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टीज पड़ जाएंगे, तो फ्रॉड नहीं होते। और इसमें ऑडिटर का भी फायदा है, जब वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर लिखते हैं ना, हम ये फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेविएट हुए थे क्योंकि ये हुआ, क्योंकि वो हुआ। ये रही हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की लिस्ट, यानी जो पैसा सर्टेनिटी नहीं, लेकिन हाँ अनसर्टेनिटी है, पता नहीं देना होगा नहीं देना होगा, हम जीतेंगे केस या कोर्ट केस हार जाएंगे, इस पर्टिकुलर पर्सन ने पैसे लेने नहीं लेने, वो वाली सिचुएशन। तो इससे क्या होता है, मेरे जो ऑडिटर्स है उसको मिलती है क्लैरिटी ओवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको पढ़ के ही समझ में आ रहा होता है ये चीज़ ऐसी है। और देखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रूल्स को फॉलो कर रही है, उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखती है, तो जो ऑडिटर होता है उसका काम आसान होता है।
वो रिलाई कर सकता है जो मैनेजमेंट चीजें दे रही है, वरना कई बार आपको मैनेजमेंट पे भी शक करना पड़ता है, पता नहीं है जो मेरे को दे रहा है ये गलत ना दे रहा हो, मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनानी है और अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट गलत हुई तो मेरी एथिक्स पे बात आ जाएगी, राइट? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स उन्हें कंसिडर करके चलना पड़ता है। दिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट क्लैरिटी फॉर देम। देन ये निकले कैसे? अगर हम इनकी एवोल्यूशन की बात करें तो यू नो अबाउट लूका दे बार्गो पेक्योली, जिन्होंने अकाउंटिंग को पूरा बनाया था अंडर हिज नेम। यहाँ पर 1494 एडी में उन्होंने इसको बनाया था। एंड देन अगेन द इट वाज पब्लिश्ड इन द बुक नेम्ड सूमा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग को बनाया। उसके बाद 17th सेंचुरी में इसके जो रूल्स थे वो डिफाइन हुए, डिजाइन हुए इंग्लैंड में और हॉलैंड में। और उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मॉडर्न स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए। अगर हम वैसे बात करें ना तो इसका एक आपको ना, एक तरफ अब जो अब हम पढ़ते हैं उसके ना दो अप्रोचेस दिखते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। जैसे एक इंग्लैंड अप्रोच है, यानी हम जिसको इंग्लिश अप्रोच बोल देते हैं, ठीक है, ब्रिटिश अप्रोच भी बोल देते हैं उसको हम, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। और एक मॉडर्न अप्रोच है जो आपको अमेरिकन अप्रोच देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ना हर कंट्री अपने अपने हिसाब से अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाता है और उनको चलाने के तरीके भी वो अपने हिसाब से बनाता है। जो लोग जो कंट्रीज जो है वो आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, वो कंट्रीज कर रहे हैं एज इट इज, उन्होंने उनको फॉलो कर लिया। लेकिन कंट्री जैसे इंडिया, उसने देखा आईएफआरएस में ये कि मैं अपने कंट्री के हिसाब से इनमें कुछ हेर फेर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे कंट्री के हिसाब से चीज चाहिए, तो मैं इंड एएस बनाऊंगा। तो इंडिया ने बाद में इंड एएस बनाए। इनको बने को ज्यादा साल नहीं हुए, जबकि हमारे जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1977। दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी पीक, जो हम बोलते हैं ना, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर मेन रोल प्ले करती है, वो आपकी आती है आईसीए। ये 1949 में बन गई थी। तो उसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो, उसने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनिशियली बनाए थे। लेकिन आज ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस है ना, इसको बनाने वाली कौन है? जो आज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, ये बनाती भी आईसीआई है, लेकिन इशू वो नहीं करती, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे मोटे डिफरेंसेस है। वील बी टॉकिंग अबाउट दीज इन डिटेल इन द अपकमिंग क्लासेस। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर ये सेशन आपको हेल्प कर पाया है देन प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। अगर आपको लगता है कि आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जस्ट आप चले जाइए हमारी गूगल पर। ठीक है, जस्ट गो ऑन टू द गूगल एंड आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेट मी टेक यू देयर। देखिए ये है हमारी वेबसाइट, यहाँ पर आप चले जाइए एड्यूटैप के अंदर। जैसे कि आप एड्यूटैप के अंदर जाएंगे, यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जेआईआईबी। जैसे ही आप जेआईआईबी पे जाएंगे तो यहाँ पर आप स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा मास्टर कोर्स और हमारे सिंगल कोर्सेज भी ये रहे। टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है और साथ में मास्टर कोर्स आपको मिल रहा है। मास्टर कोर्स में हम क्या करा रहे हैं, लाइव क्लासेस है, कॉन्सेप्ट क्लासेस है, कॉन्सेप्ट नोट्स है, मॉक टेस्ट आपको मिलता है फुल लेंथ भी और चैप्टर वाइज भी, और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी जस्ट पेपर से पहले, और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन। सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज आर कोर्सेज देन प्लीज हरी अप और जल्दी से कर लीजिए। और आप यूज कर सकते हैं द कोड JIB80। So please go ahead and check it out on our website or in our app for further details. Thank you so much everyone. Bye bye and take care.